दोस्तों, इस समय हमारे सामने मौजूद हैं सीधे शिकागो से मशहूर अभिनेत्री, नृत्यांगना, कवित्री, चित्रकार और नाटककार। इनसे हम बातचीत करेंगे एक तो वहाँ पर इनकी गतिविधियों के बारे में, और अभी जो पैंडेमिक वगैरह फैला हुआ है उसके सिलसिले में हम बात करेंगे कि रंगगर्मियों के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, आ रही हैं, और आगे कैसे इससे निपटा जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक जो अभी है वो उसका लंबा चलने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन वगैरह बन नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा अलका जी का परिचय दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये मशहूर अभिनेत्री हैं, नृत्यांगना है, चित्रकार हैं, कविताएं लिखती हैं, नाटक लिखती हैं। मेरे ख्याल से कला की कोई विधा छूटी नहीं है इनसे। जमाना हो गया है, मगर जब तक दिन में 3-4 बार मुझे झड़प ना हो तुम्हें तो चैन नहीं मिलता। अरे बाबा, काम की ही बात करती हूँ, बेकार की थोड़ी ना करती हूँ। जब देखो तब गुस्सा होते रहते हो। अरे भैया बेकार। May the pox strike you. May you rot and turn blue. ऐसे आँख गड़ा के बैठी रहती थी और बच्चों को देख के कहती थी, अरे जल जाओ, तुम्हें हैजा हो जाए, तुम्हें चेचक हो जाए, तुम्हें माथा निकल जाए। और इसके साथ साथ ये जो है शिकागो में मंडी थिएटर और रेडियो हिंदी की संस्थापिका भी हैं, संचालन भी करती हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज है कि शहर में अमेरिका भारतीय रंगमंच को लेकर के और भारतीय संस्कृति को लेकर के, नाट्यकर्म को लेकर के ये बहुत सक्रिय हैं और उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान कई बार इनको मिला हुआ है। और इधर जब से ये क्वारंटाइन का दौर चल रहा है, ये लगातार थिएटर कर रही हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज अलका जी से बात करेंगे। अलका जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप बेसिकली इंडियन तो ही हैं, इंडिया में कहाँ रहती थी आप, और थिएटर के प्रति आपका लगाव कैसे हुआ और किस फॉर्म में हुआ? जी जी, सबसे पहले धन्यवाद अरविंद जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। माफी चाहूंगी, एक लंबे अंतराल से हमारे बीच संवाद चल रहा था और बस समय की कमी सी हो रही थी, तो बट फाइनली आज हम जुड़ पाए हैं आपके माध्यम से। तो थिएटर से ऐसा है कि लगाव बचपन से ही रहा। स्कूल के ही समय से जो है मंच पर हम काफी सारी गतिविधियां करते चले आए हैं। स्कूल भी ऐसा था जहाँ इस तरह की जो एक्टिविटीज थी, जिसे आप कहें कि नाचना, गाना तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ नाचना और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनना, नाटक करना। कई बार हमें नाटक खुद लिखने के लिए भी दिया जाता था कि ये विषय है, इस पर कुछ आप लिखें, तैयार करें। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नाटक की वहीं से रुचि शुरू हुई थी। आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि एनसीसी में आई थिंक उस समय 8वीं या 9वीं कक्षा में थी मैं। तो एनसीसी में हमें नेशनल कैंप जाने का जब मौका मिला, तो हमारी मैडम थी मिसेस गिल, उन्होंने कहा कि आपको बेस्ट कैडेट के कंपटीशन के लिए हम भेज रहे हैं। तो बड़ी दुविधा में थी, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। बाकी एक्टिविटीज जो एनसीसी की है वो तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्यूरिकुलर कोई ऐसी बात करनी हो तो थोड़े घबराहट सी हो जाती थी, वो भी घर से बाहर इतनी दूर। हम रांची में थे उस समय। तो कंपटीशन का एक हिस्सा ये भी था कि आपको एक नाटक 2 घंटे के अंदर तैयार करना है और अपनी जो एनसीसी आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस सारे ग्रुप के साथ आपको तैयार करके और प्रस्तुत करना है शाम को, शाम के डिनर के बाद। आनन फानन में एक अच्छा सा तड़कता भड़कता सा टॉपिक चुना गया और हम सबने मिलकर प्रस्तुति दी। तो कुल जमा उस पूरे उसको क्या कहते हैं, उस पूरे कार्यक्रम में एक चीज जो सीखने को मिली कि
घबराने की बात नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। क्योंकि इस नाटक के बारे में जब मिसेस गिल ने मुझसे कहा, तो मैंने उनके कमरे में जाकर उनसे पूछा कि मतलब मुझे रोना आने लगा। एक तो पहली बार घर से बाहर निकली थी, तो मैंने उनसे जाके बोला कि मैडम जी मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा? तो मैंने कहा देखिए शाम का समय है और सारी लड़कियाँ बाहर मज़े कर रही हैं, हमने तो सुबह से परेड की है, मैं कैप्टन भी थी, तो परेड में लीड करती थी। तो मैंने कहा कि मैं शुरू से सुबह से लगी पड़ी हूँ, मैं थक गई हूँ, अब और एक्टिविटी नहीं होगी मुझसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कोशिश करो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। और थोड़ा मायूसी के साथ मैं बढ़ी आगे, हो गया। हो गया तो बड़ा अच्छा लगा और बाद में बेस्ट कैडेट चुना गया मुझे और बड़ा-सा सर्टिफ़िकेट देकर जब अपने मोहल्ले में आई घर वापस आई तो सबने बड़ा स्वागत किया, सब बड़े खुश हुए। मुझे भी लगा कि ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। तो मतलब जैसा आपने कहा कि नाटकों में रुचि कहाँ से आई, तो जब प्रोत्साहन मिलता है ना, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। तो ये प्रोत्साहन वाली बात बचपन से ही आ रही थी, तो धीरे-धीरे नाटकों की तरफ रुझान शुरू हो गया। शुरुआत आपने प्रोसेनियम से ही किया, मतलब स्टेज नाटक से ही? जैसा अभी आपको बताया जो हमने पहला जो नाटक किया था वो एनसीसी के लिए किया था, तो वो बिल्कुल खुले में था। ऐसा कुछ उसका तब तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या प्रोसेनियम होता है, क्या कैसे क्या गीत, संगीत, मंच सज्जा कुछ भी आइडिया नहीं था, सब अपने दिमाग का कमाल था। और जब प्रोत्साहन मिला तो लगा हाँ, और अच्छे से किया जा सकता है चीज़ों को। फिर जब हम वापस आए स्कूल में, तो स्कूल में डांस वगैरह तो हम काफ़ी करते थे, कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स हम लोग जीतते भी थे, लेकिन नाटकों के बारे में सोचा नहीं था। तो वहाँ से लौटने के बाद कुछ स्कूल के जो एक्टिविटीज़ हुई उसमें कुछ नाटक थे, तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया। अच्छा, एनसीसी वाला तो हो गया था बहुत अच्छे से क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन था। अगला जो नाटक हमने किया जब तो उसमें जो डायलॉग्स थे मेरे, समहाउ मैं स्टेज पे जाकर भूल गई। अच्छा, भूल इसलिए गई कि जब मेरा टर्न आया, जब मैं स्टेज पर थी, एक्ट कर रही थी सामने मम्मी-पापा बैठे हुए थे। अब बीच में नाटक छोड़ के उनकी तरफ देखने लगी। अ, मतलब उनकी तरफ इस तरह से देखने लगी कि मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ ना, वैसी वाली। तो उन्होंने भी इशारा किया कि हाँ, हाँ, कैरी ऑन मतलब अभी स्टेज पर हो और नाटक करो। उसमें भी बहुत, बहुत, बहुत सराहना मिली हम सबको क्योंकि उसमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ऐसा टॉपिक तैयार किया था। हम सभी ने मिलकर लिखा था। हम शायद 9th में थे उस समय। तो उस समय भी जब लोगों ने तालियाँ बजाई, वाह-वाही की और हम सेकंड आए थे कॉम्पिटिशन में, तो बड़ा अच्छा लगा। तो स्लोली जो है ना ये यात्रा बढ़ती चली गई। आपने यहाँ पर पढ़ाई अपनी यहाँ पूरी की आपने कि आप सीधे शिकागो चली गई, अमेरिका चली गई, वहाँ जाके पढ़ाई पूरी की आपने? नहीं मेरा जन्म जो है बिहार का है, जमशेदपुर बिहार, स्टील सिटी बिहार और बिहार में ही हमने अपनी पूरी ग्रेजुएशन तक जो है हमने बिहार में ही कंप्लीट किया है और वैसे मूलतः मैं राजस्थानी हूँ। अभी तो नहीं, करीब 10 साल हुए हैं मुझे यूएसए आए हुए, उससे पहले तो बिहार से ही अच्छा खासा नाता रहा है और अ, आगे की जो शिक्षा थी वो पूरी करने के लिए हम दिल्ली गए। तो जब हम दिल्ली पहुँचे और वहाँ भी थिएटरों से बड़ा मतलब जुड़ाव हुआ, आकाशवाणी से जुड़ाव तो ख़ैर बचपन से ही था। तो धीरे-धीरे जो ये यात्रा है ना, ये चलती गई मतलब किताब के एक-एक पन्ने जो हैं वो हम पलटते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। तो शिकागो शादी करने के बाद गई? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, शादी। वो क्या है ना रोज़ी-रोटी है, वो आपको दुनिया के किस हिस्से में ले जाती है पता नहीं, तो रोज़ी-रोटी हमें यहाँ ले आई, हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ जाकर के भी आपका थिएटर के प्रति लगाव बना रहा और आपने फिर वो मंडी थिएटर की स्थापना वहाँ पे की आपने। पहले तो रेडियो से शुरुआत हुई थी और फिर धीरे-धीरे जो है हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे जो एक अच्छा हिंदी थिएटर जो कि हमने
मंडी हाउस में हम देखा करते थे अक्सर कॉलेज के बाद, जैसे अगर बस जा रही हो और बैनर पे लिखा हो और न्यूज़पेपर में छपा हुआ हो कि आज ये नाटक हो रहा है फला-फला, तो बस बैठ जाते थे, बस में पहुँच जाते थे। तो उस तरह के नाटकों का बड़ा भाव था, मतलब जो बहुत अच्छे नाटक, ऐसा नहीं कहूँगी कि नाटक आते नहीं हैं, आते तो बहुत सारे हैं। उस समय भी आया करते थे, लेकिन वो बड़ी अच्छी हेवी फ़ीस होती थी उसकी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती थी। तो हमें लगा कि जब इतने अच्छे-अच्छे नाटक हैं, नाटककार हैं भारत में, हमारा साहित्य इतना समृद्ध है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक छोटी-सी कोशिश जो है मंडी थिएटर की रूप में हम थोड़ी-सी कोशिश शुरू करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऑफ़िस के बाद भी थोड़ा बहुत जो समय है उसको थोड़ा क्रिएटिवली तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हिंदी रेडियो में पहले से आप जुड़ी हुई थी, मतलब वहाँ शुरुआत आपने की हिंदी हिंदी रेडियो की। जी। जी, तो जी, जी। हिंदी रेडियो मतलब ये आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया है या पहले से ही कोई चैनल था हिंदी का जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया? कैसे? अ, अब तो उसके रेडियो। आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं शायद उसमें जी, हिंदी। जी, जी। हाँ। अ, आज की डेट में रेडियो हिंदी जो है वो मंडी थिएटर का ही ब्रॉडकास्टिंग विंग है। शॉर्ट में ये है कि जो हम मंच पर नहीं बोल पाते, वो हम रेडियो के माध्यम से बोल लेते हैं। लेकिन हम बोल ज़रूर लेते हैं, अपनी बात जो है श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुँचा ज़रूर देते हैं। और जहाँ तक रेडियो का है, तो रेडियो से तो ख़ैर बचपन से ही जुड़ाव रहा है। 7th-8th ग्रेड की बात है जब जमशेदपुर में पहला रेडियो स्टेशन लग रहा था। नॉट प्रॉपर जमशेदपुर, आदित्यपुर में नई बिल्डिंग बन रही थी। तो स्कूल आते-जाते हम देखा करते थे, अच्छा आज ईंट-मिट्टी आई, आज अ अ, बालू मतलब रेत गिरी है, अच्छा अब ईंटें लग गई हैं, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है? तो वहाँ बड़ा-सा बोर्ड लगा था आकाशवाणी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिल्डिंग बन गई तो वहाँ एक चौकीदार बैठा, चौकीदार को एक दिन जाके पूछा कि भैया यहाँ क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये रेडियो स्टेशन बन रहा है। अच्छा तब हमें पता नहीं था, बस हमें रेडियो के बारे में उतना ही पता था जितना हम सुनते थे, हमारे घर वाले सुनते थे, बिना का सिवा का बस उतना ही पता था। तो हमने कहा अब अंदर से देखना चाहिए, तो वो जो उत्सुकता है ना, वो कहीं न कहीं हमें अंदर भी लेके गई। अच्छा हमने पूछा चौकीदार से कि हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए हमें रेडियो पे बोलना है तो हम हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम घर गए। अच्छा हम बैकग्राउंड भी हमारा ऐसा है कि जहाँ लड़कियाँ मतलब बहुत ज़्यादा टॉम बॉय की तरह एक्टिव, मतलब यहाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वैसा बैकग्राउंड था नहीं हमारा। तो हमने कहा अब करना तो है, ठान तो ली, अब क्या करें, कैसे करें? अच्छा इसी इसी चक्कर में हमने थोड़ी बहुत कविताएँ लिख डाली। वैसे हम कवि तो कहीं से भी नहीं है, बट थोड़ी बहुत लिख डाली क्योंकि उन दिनों उन्होंने कहा था युववाणी एक कार्यक्रम आता है जिसमें आपको लिया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है। तो एक दिन हमने ट्राई किया, गेट पे नाम लिखा, अंदर गए और हमने बोला हम कविता लिखते हैं। हमने 5 कविताएँ लिखी, उन्हें पकड़ाई जाके। अच्छा नया-नया रेडियो स्टेशन खुला था तो उन्हें भी लोगों की ज़रूरत होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें लोगों की ज़रूरत होगी तो उन्होंने हमें ले लिया। अच्छा एक बार गए, बड़ा मज़ा आया। अब उसकी भी कहानी बड़ी मज़ेदार है कि जाना कैसे है, किस समय जाना है, कौन हमें लेके जाएगा? तभी ऐसा नहीं था कि भई घर से निकले, ऑटो किया, बैठ गए, चले गए। तो अब रेडियो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, है ना? ज़माना भी इतना कोई महान नहीं, बिहार जैसी जगह, हमारे मोहल्ले में मतलब अच्छे लोग ही रहते थे, बाबू भैया भी थे और हर तरह के लोग थे। तो अब क्या करें? हमारे एक विजय भैया करके हुआ करते थे मोहल्ले में, वैसे सभी भैया ही थे। तो मम्मी हमारी जो है, मम्मी हमें बड़ा प्रोत्साहित करती है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ना विजय भैया को बोल देते हैं, वो तुम्हें स्कूटर से ले जाएँगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, भैया फिर ले आएँगे। तो थैंक्स टू विजय भैया भी कि विजय भैया हमें लेके गए और हमने रिकॉर्डिंग की, आए और फिर जिस निश्चित समय पे हमारा रेडियो पे कविताओं का प्रोग्राम हुआ। उससे पहले तक हमने पिताजी को नहीं बताया था हम क्या करने जा रहे हैं। तो जब प्रसारण आया तो पिताजी बड़े खुश हुए कि रेडियो पे हमारी बेटी बोल रही है। वो खुश हुए तो बस आगे फिर हमें थोड़ा और प्रोत्साहन मिला, कुछ कविताएँ और लिख डाली। तो ओ, बस ऐसे ही सफ़र बढ़ता चला गया। रेडियो फिर अपने घर के बाद हमारी शादी हुई, वहाँ के रेडियो स्टेशन में भी हमने काम किया। जब हम दिल्ली में थे तो आकाशवाणी में थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे, समीक्षा, परिचर्चा वग़ैरह। तो आकाशवाणी का तो ऐसा हमारे ऊपर प्रभाव है कि जब हम यहाँ पर आए और हमने रेडियो स्टेशनों की हालत देखी तो हमें लगा कि
देश से दूर रहकर भी जो अच्छा खासा जो हिंदी वर्ग है, अगर हम वो फ़ील उन्हें दे पाएँ, आकाशवाणी वाली जो फ़ील होती है, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, समीक्षाएँ होती हैं, परिचर्चा होती है, कविताएँ होती हैं, महकार और पुराने पन्नों जैसे कार्यक्रम होते हैं, अच्छे-अच्छे लोग बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ माहौल हम रेडियो के माध्यम से दे पाएँ तो कैसा रहेगा? तो बस इसी कोशिश ने जो है रेडियो हिंदी को जन्म दिया। वहाँ पर एक फ़ेमस प्रोग्राम है, वो लिट्टी-चोखा जो है। लिट्टी-चोखा ऐसा है कि बिहार में रहे हैं पूरी ज़िंदगी थी मतलब मैं खुद ही बिहार का रहने वाला हूँ। तो अब बिहार के हो के अगर बताइए लिट्टी-चोखा हम अगर बात ना करें और ना खाएँ और इसकी चर्चा ना हो तो मतलब हाँ, लोग मुझे कई बार कहते भी हैं कि आप तो राजस्थान को बिलॉन्ग करती हैं, तो मैंने कहा नहीं मेरी जन्मभूमि तो बिहार है, तो मैं आधी तो बिहारी हूँ। तो बस इसी सोच ने लिट्टी-चोखा कार्यक्रम को जन्म दिया और अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हैं रेडियो हिंदी से करीब 15 के करीब हमारे आरजेज़ हैं भारत के दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से और ये एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है, जिसमें लोग अपनी इच्छा से कार्यक्रम बनाते हैं और हम प्रस्तुत करते हैं। जो लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उन्हें भी मौका देते हैं, जो लोग ठीक-ठाक बोल लेते हैं, हम उनकी भी सहायता करते हैं। एक मंच है जो हम प्रदान करते हैं अ, आपकी आवाज़ के लिए। तो हमें बिल्कुल गर्व है लिट्टी-चोखा कार्यक्रम पर, ये पूरे अमेरिका में इकलौता कार्यक्रम है जो हमारा रेडियो प्रसारित करता है। तो अच्छा मंडी थिएटर के तत्वावधान में आपने वहाँ पर एक नाट्य समारोह भी कराती हैं आप, नाट्य महोत्सव, जी, मतलब जी। भारतीय नाट्य महोत्सव। जी, जी, जी। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी आप वहाँ पर रेगुलर ऑर्गेनाइज करा रही हैं। हाँ पंडित थिएटर का जब हमने शुरुआत की थी उसके पीछे भी यही उद्देश्य था जो आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब अच्छे नाटकों की कमी है। अभी देखिए इतने अच्छे-अच्छे नाटककार हैं भारत में, अब हम उन्हें कितना देख पाते हैं? हम 1-1 2-2 साल इंतज़ार करें कि कोई नाटक मंडली आएगी, कोई ऑर्गेनाइज़र जो है उन्हें बुलाएँगे, तब हम नाटक देखेंगे। हो सकता है हमारे बजट में ना आए। यहाँ पे जब हमें छोटा-सा छोटी-सी ये जो सोच है, ये हमारी कॉन्सुलेट में मीटिंग हुई थी एक बार, तो हमने तत्कालिक जो हमारे कॉन्सल जनरल थे औसफ सईद, उनके सामने ये बात रखी कि सर हिंदी नाटकों को लेकर आपके मन में क्या विचार है? तो उन्होंने कहा, "आप बताइए आप क्या करना चाहती हैं?" तो हमने कहा, "हम ऐसे-ऐसे एक छोटा-सा ग्रुप शुरू करना चाहते हैं, आपकी सहायता चाहिए।" तो 3-4 दिनों के अंदर ही हमें कॉन्सुलेट से कॉल आई और वहाँ पे हमने अपना पहला नाटक जो हम थोड़ी बहुत रिहर्सल कर रहे थे, वो हमने प्रस्तुत किया, भारतीय कौंसिल आवास में और बस वो मार्च का महीना था, विश्व थिएटर दिवस का माहौल था और बस हमारे थिएटर की नींव पड़ी, सफ़र चलता चला आ रहा है। अब इस करीबन 30 छोटे-बड़े परफ़ॉर्मेंसेज़ हम कर ही चुके हैं। लोगों का प्रोत्साहन भी मिलता है जो कि हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो बस सफ़र चला आ रहा है। ये जैसे शिकागो में आप रह रही हैं और जी, आपको अमेरिका के बारे में और जगहों मतलब शहरों का आइडिया होगा थिएटर को लेकर के। जी, जी, जी। एक्चुअली अमेरिका में या बड़े शहरों में, जैसे बड़े देशों में, जी। बहुत बड़े-बड़े देशों में थिएटर की क्या स्थिति है? थिएटर की स्थिति दरअसल अच्छी है, मेरे हिसाब से। बात सिर्फ़ सोच के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस सोच के साथ थिएटर देखने जाते हैं। अपना ही एक किस्सा आपको बताऊँगी कि जब बहुत शुरुआत के दिनों में जब हम बात कर रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि हम इस तरह से एक नाटक करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो म्यूज़िकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। थिएटर की उतनी जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए कभी थोड़े बहुत कॉमेडी नाटक आ गए भारत से तो बस उतनी जानकारी। तो वैसे ही किसी सज्जन ने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आपके नाटक में नाटक तो है नाच-गाना होगा क्या? तो मुझे लगा कि नहीं कहीं न कहीं लोगों की जो ये सोच है वो मुझे थोड़ी-सी बदलनी पड़ेगी और ये जो सोच है सारे ग्रुप के साथ मिलकर हम डिस्कस करते हैं और कोशिश ये रहती है कि ऐसे-ऐसे नाटक हम लाएँ जो ये जो सोच है ना, इस सोच को ब बदलने की जो ज़रूरत है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने किया 2015 में शतरंज के खिलाड़ी किया था। शतरंज के खिलाड़ी किया तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा नाटक भी किया जा सकता है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला
और फिर जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है हम बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर और भी दूसरे कई नाटक किए, कुछ सीरियस भी किए, कुछ कॉमेडी भी किए। 2 साल पहले एक म्यूज़िकल भी किया था। तो बस इसी तरह धीरे-धीरे मुझे लगता है थिएटर की स्थिति जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसे अ, अमेरिका में शिकागो में तो हम हो गए, कैलिफ़ोर्निया की तरफ बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है नाटक जो 25 सालों से थिएटर की सेवा करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल से अमेरिका के कई राज्यों में बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं, मोस्टली बांग्ला थिएटर ग्रुप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थिएटर फेस्टिवल आयोजित करते हैं और उन्होंने हिंदी को इंक्लूड भी करना शुरू किया और ऐसे ही हमारी जान-पहचान बढ़ी और हम उन्हें इनवाइट करते हैं और हम भी वहाँ जाते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं, एक-दूसरे का काम देखते हैं, सराहना करते हैं, तो स्थिति बड़ी अच्छी है और अमेरिकन थिएटर में भी हमने अपनी थोड़ी बहुत घुसपैठ करने की कोशिश की, वो भी बड़ी सार्थक रही। अच्छा अच्छा है, माहौल तो बहुत अच्छा है, सोच बस जो है थिएटर को लेके वो बदलने की ज़रूरत है। ये तो जैसे हो गया हिंदी या मतलब भारतीय भाषाओं वाले थिएटर ग्रुप की बात हो जी। गई। हुँ, हुँ। इंग्लिश थिएटर या अमेरिकन इंग्लिश थिएटर या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उनमें कोई थिएटर, इनकी क्या स्थिति है वहाँ पर? मैंने जहाँ तक समझा है इनकी स्थिति भी बहुत ही बेहतर है, इनके भी फेस्टिवल्स होते हैं और जब हम इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अभी आपको किस्सा बताऊँ कि लास्ट ईयर जब हम इलिनॉय इस राज्य का नाम है, शिकागो जिसके अंदर आता है, तो इलिनॉय राज्य का एक थिएटर फेस्टिवल हुआ था। हमने सोचा कि चलो हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्योंकि जब तक हम इनके बीच नहीं जाएँगे, हम इन्हें ठीक से समझ नहीं पाएँगे। तो हमने कोशिश की, हमारी एंट्री जो है वो चुन ली गई, हम वहाँ गए। हमारे नाटक को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। अब आप समझ सकते हैं कि चूँकि हम यहाँ रहते हैं, तो हम अच्छी-खासी ठीक-ठाक इंग्लिश बोल ही लेते होंगे, तो नाटक हमने इंग्लिश में किया था और जो हमने प्लेराइट चुना था, वो भी अ, इंग्लिश प्लेराइट थे। तो जो वहाँ के जो जज थे उन्होंने हमसे ये कहा कि बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया। हमें 3 पुरस्कार भी मिले। बेस्ट एक्टर का और बेस्ट कॉस्ट्यूम का और साउंड एंड लाइट के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप आएँ तो हम चाहेंगे कि आप भारत के इतिहास से जुड़ा कोई नाटक हमारे लिए लेकर आएँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो लोग जानना चाहते हैं हमारे इतिहास के बारे में और लाइकवाइज़ हमने जब राइनो फेस्ट में द लास्ट लीफ किया था, उस समय भी यही स्थिति थी। बहुत अच्छे से वेलकम करता है यहाँ का जो थिएटर ग्रुप है, हमें समझना चाहता है, जैसे हम उन्हें समझना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके नाटकों का मंचन हम हिंदी में करें और वो लोग भी बड़ा फ़ोकस करते हैं, कोई इंडियन बेस्ड प्लेराइट हों तो अ, उनके नाटकों को बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे भारतीय मूल के लेखक हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उन्हें बड़ी पहचान मिली है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमेरिकन थिएटर में भी मतलब अच्छा खासा वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया हुआ है। ये बताइए कि जैसे बॉम्बे में हमने देखा है या बड़े जी। शहरों में देखा है और छोटे शहरों में फ़र्क क्या होता है कि छोटे शहरों में हम प्रॉप कम यूज़ करते हैं, हम टेक्नीक कम यूज़ करते हैं, बहुत हुआ तो लाइट थोड़ा है फ़ोकस कर लिया या रंगीन लाइट लगा लिया या थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े शहरों में वॉइस ओवर या फ़िल्मी क्लिप्स का भी या ऑडियो विजुअल का काफ़ी इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसा हो? तो वहाँ तो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जहाँ तक टेक्नीक है मेरे ख़्याल से भारत हमसे ज़्यादा अच्छा है। अभी आप क्वारंटाइन फेस्टिवल के लिए हमारे पेज पे जाएँ देखें, एक से एक बेहतर नाटक, ख़ासकर भारत से जितने नाटक आए हैं, मतलब गर्व की बात है कि इतनी बेहतर तरीके से टेक्नीक का इन्होंने इस्तेमाल किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, वहाँ के स्टूडेंट्स हो, तो ये जो पढ़ाई करते हैं हम और उसको जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं ना, बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ है। अ, जहाँ तक साउंड एंड लाइट का है मुझे ऐसा लगता है ये ऑडिटोरियम के ऊपर भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। छोटे शहरों में अ,
इतने वेल इक्विप्ड जिसको कहें बड़े अच्छे से सुसज्जित ऑडिटोरियम्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा हम मात खा जाते हैं। अगर वो व्यवस्था हो जाए, ऑडिटोरियम की व्यवस्था हो जाए, तो हम तो कमाल कर लें, है ना? और बड़े शहरों में तो अच्छे-अच्छे ऑडिटोरियम है, तो वहाँ कुछ सोचने की नहीं है। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, हो जाइए, बिल्कुल। और समय के साथ जो है इतिहास गवाह रहा है, हम नए-नए क्रिएटिव काम करते रहे हैं। तो जिस तरह से हम डिजिटल होते जा रहे हैं चीज़ों को, वीडियो क्लिप्स दिखाना, पीछे बैकग्राउंड में इमेजेस, अगर जैसे हमने प्रॉप्स नहीं इस्तेमाल किए हैं, तो हमने बड़ा-सा एक बैकड्रॉप तैयार किया, जिसमें हमने महल की इमेज लगा दी। तो इस तरह के क्रिएटिव काम करना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को सैटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शिकागो शहर में या अमेरिका एज ए होल जी। वहाँ अच्छे-अच्छे थिएटर हॉल होंगे? हाँ, हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे हैं ऑडिटोरियम, तो लाइक वर्ल्ड लेवल के अच्छे-अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं। कैपेसिटी भी अच्छी खासी है और उसी के साथ पैसे भी अच्छे खासे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना अच्छा ऑडिटोरियम आप ले सकते हैं। तो कमोबेश स्थिति भारत की ही तरह है ना। अभी आप देख ही रहे हैं कि रंगमंच की क्या स्थिति चल रही है। अगर तो आपके पास अच्छे ऑडियंसेज़ हैं, तो आप अच्छा खासा जो है वो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रंग-कर्म के लिए। लेकिन अगर आप दर्शकों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? कब तक आप अपने पॉकेट से दे सकते हैं? तो कमोबेश ये स्थिति तो सब जगह है, बट हाँ, ग्रांट्स मिलते हैं, जैसे भारत में भारत सरकार ग्रांट्स देती है, डिपेंड करता है आपको। वैसे यहाँ भी आपको ग्रांट्स मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, हमारे यहाँ एक ट्रेंड देखा जाता है, जी। ये मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक ट्रेंड देखा जाता है कि मोस्टली लोग हुँ, हुँ। 70% तक लोग थिएटर को इस्तेमाल करते हैं एक जंपिंग पैड की तरह, और वो फिल्मों में जाना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो थिएटर के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कई ग्रुप ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के प्रति डेडिकेटेड है। अमेरिका में भी थिएटर के प्रति डेडिकेटेड लोग हैं, वो फिल्मों की तरफ इधर उधर नहीं देखते। अ, इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ रंगमंच को देखूं, तो पूरी तरह से डेडिकेटेड थिएटर ग्रुप्स भी हैं, जिनके पूरे प्लान्स होते हैं साल भर के कि हमें फर्स्ट क्वार्टर में क्या करना है, सेकंड क्वार्टर में क्या करना है, आगे क्या करना है। जो हम इलिनॉय थिएटर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, उनके भी हर 2 साल में प्लान्स होते हैं, बीच-बीच में वर्कशॉप होते हैं। हर स्कूल कॉलेज में थिएटर का अपना एक विंग है, जो पूरे मनोयोग से, पूरे डेडिकेशन से सिर्फ और सिर्फ थिएटर को लेकर काम करता है। थिएटर की अलग से पढ़ाई होती है, भारत से भी कई बार आते हैं यहाँ पर लोग डिग्री हासिल करने के लिए, थिएटर से रिलेटेड कई अलग-अलग सब्जेक्ट्स में वो पढ़ाई करते हैं। स जैसे भारत में है, वैसा ही यहाँ पर है। मैंने जैसा शुरू में कहा था कि वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अ, जैसे अब हम अगर 20 साल पीछे चले जाएँ, तो शायद अगर हम सिर्फ रंगकर्म में रह जाते, तो शायद हम कुछ और कर रहे होते। लेकिन अब रोज़ी-रोटी यहाँ ले आई, तो हमारा पहला काम ऑफ़िस है, दूसरा काम रंगकर्म हो गया। तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को फ़िल्मों में अच्छा चांस मिलता है, यंग हैं, उन्हें फ़िल्मों में चांस मिल रहा है, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। कई बार वो लोग वापस आकर रंगकर्म से जुड़े भी रहते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं जो फ़िल्मों में इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साल का कुछ समय उन्होंने रंगकर्म के लिए रखा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और वो आपके दिल से आवाज़ आती है। अगर आप फ़िल्में एन्जॉय कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर आपको थिएटर की, है ना? लेकिन अगर आपका दिल पुकार रहा है कि चलो वापस चलते हैं और थिएटर करते हैं, तो आप रास्ता ढूँढ लेंगे और आप वापस आ जाएँगे थिएटर की तरफ। तो वो इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं। इधर आप क्वारंटाइन थिएटर खूब कर रही हैं, हफ्ते में 2 जी, शो जी, होते हैं आपके, मतलब फेस्टिवल ऑफ क्वारंटाइन थिएटर करके आप चला रही हैं इसको। जी। तो ये
जो पहले से तैयार आपके आर्काइव में नाटक हैं उनको प्ले कर रही हैं या आप नए भी तैयार करवा रही हैं? सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले मैं सबसे पहले अरविंद गौड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक बड़ी यूनिक सी सोच उन्होंने बड़ी अच्छी-सी शुरुआत थी और जब देखा हमने इंटरनेट तो ख़ैर दूरियों को बहुत कम कर देता है। जब देखा तो लगा कि अरे! ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, हम भी हर साल करते ही हैं फेस्टिवल, अब इस साल का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो चलो क्यों ना क्वारंटाइन किया जाए। उनसे बात की, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से प्रोत्साहन किया। तो फिर वही प्रोत्साहन वाली बात आ जाती है, जब उनका प्रोत्साहन मिला और राजेश कुमार जी जो बड़े अच्छे नाटककार हैं, विख्यात नाटककार हैं भारत के, उनसे भी बात होती रहती है बीच-बीच में, उनका भी बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो हमें लगा कि ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है। डिफरेंस बस इतना है कि हम सिर्फ़ अपने नाटक नहीं दिखा रहे हैं, हमने शुरुआत अपने एक नाटक से की और हर नाटक किसी अलग थिएटर ग्रुप का हम ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक-दूसरे का काम देखने का मौका मिल रहा है, जो कि आमतौर पर थिएटर फेस्टिवल में जैसा होता है, नाम ही है क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल, तो फेस्टिवल की तरह ही हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अलग-अलग लोगों के नाटक जैसे देहरादून का एकलव्य थिएटर हो गया, बैड थिएटर मुंबई हो गया, नीपा रंग मंडली लखनऊ हो गए, कई अच्छे-अच्छे थिएटर ग्रुप्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनकी प्रस्तुतियाँ मिली। अच्छा, भारत ही नहीं यूएस के भी हैं, तो ये 2 तरफ से चल रहा है, वहाँ के भी नाटक और यहाँ के भी नाटक। तो हमने तो सोचा था कि 31 मई तक हम रखेंगे, लेकिन अब हम 30 जून तक रख रहे हैं क्योंकि हमें मज़ा बड़ा आ रहा है। न वो जो है ना नाटक का कीड़ा है तो वो बहुत सारे लोग एन्जॉय करते हैं। लाइव परफ़ॉर्मेंस तो नहीं है लेकिन हाँ, अब वीडियो रह जाता है फ़ेसबुक पे, आप जब चाहें देख लीजिए, खुशी की बात है आप एन्जॉय कर रहे हैं तो। अ, ये एक बड़ा अच्छा समय है कि मुझे ऐसा लगता है मैं इसको जिस तरह से देख रही हूँ ना कि एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने का ये समय है कि मतलब हम आपका काम देख पा रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आप हमारा काम देखिए, हमारे काम के बारे में बताइए, तो दो तरफ़ा बात है। बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे अमेरिका में तो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है जिस तरह का हमारे यहाँ है। वहाँ तो काफ़ी छूट मिली हुई है। तो ये थिएटर में लोग आते हैं, अभी दर्शक आ रहे हैं? ये जो क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में हो रहा है क्वारंटाइन, ये वर्चुअल ऑनलाइन। है वर्चुअल है। अच्छा जी, वर्चुअल तो है, हाँ। इसमें भी हमें कहीं नहीं जाना है, हमें घर पर ही रहना है। आपको भी घर पर ही रहना है देखने के लिए। आप अपनी सुविधा से जब आपका मन करे आप हमारे पेज पे जाएँ और नाटक या तो हमारे साथ मिलकर लाइव देख सकते हैं या फिर बाद में जाकर एन्जॉय कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ग्रुप में मिलकर एक साथ देख सकते हैं। तो जब भी चाहें। फिलहाल लॉकडाउन की जो आप सवाल लॉकडाउन का जो सवाल पूछ रहे हैं, जी हाँ, यह पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी गई थी 16 मार्च को ही और तब से हम सब जो है घर से ही काम कर रहे हैं। तो घर पर ही सारी सुविधाएँ दे दी गई है, लैपटॉप, फ़ोन सब कुछ घर से लगे रहिए, काम करते रहिए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है घर से जब काम करते हैं तो। हाँ, देखिए रेडियो मतलब हिंदी रेडियो जी। हिंदी भी आप घर से ही चला जी, रही जी, हैं? जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। घर से ही है अच्छा, अच्छा। और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो ब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हैं। तो जैसे अभी लिट्टी चोखा की मैं बात करूँ तो लिट्टी चोखा के जो हमारे आरजे हैं वो एयर फ़ोर्स में है इंडिया में। तो उनका जब सेकंड सैटरडे आता है, लगन की बात मैं बता रही हूँ, तो जब उनका सेकंड सैटरडे आता है तब वो एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं जो हम पूरे महीने प्रसारित करते हैं। फिर हर महीने वो एक कार्यक्रम भेजते हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं, अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं और हम उसे प्रसारित करते हैं। तो बहुत कुछ आकाशवाणी की खुशबू बिखेरता हुआ हमारा रेडियो हिंदी है। कुछ ये तो जैसे अच्छी बातें हुई। जी। आप इंडिया में भी या जहाँ पर आप हैं या जहाँ और हिंदी थिएटर ग्रुप हैं, पहले हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। जी। इंडिया में किस तरह के चैलेंजेस आप देख पा रही हैं वहाँ से, थिएटर के सामने? थिएटर का देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर हम जैसे जो भारतीय हैं जितने, जितना जितना मैं जानती हूँ, मैं सबके बिहाफ़ पे नहीं कह सकती बट जितना मैं सबको जानती हूँ थिएटर के थ्रू जितने लोगों से बातचीत होती रहती है, हमारा पहला काम रंगकर्म नहीं है। वो हमारे लिए पैशन है, हमारा शौक है और वो सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ से बैठकर जो मैं भारत में देख पा रही हूँ, जिनका पहला काम रंगकर्म है, उनके लिए बड़ी चुनौती है।
क्योंकि वो उनकी रोजी-रोटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रंगकर्म को प्रोत्साहन ज़रूर मिलना चाहिए। मिल भी रहा है, सरकार ग्रांट्स भी दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी स्थिति जो है डावाडोल सी लगती है, थोड़ी संभलती सी लगती है। कुछ लोग हैं जो बेबाक होकर रंगमंच कर रहे हैं, निर्भीक होकर रंगकर्म कर रहे हैं। तो अ, वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा मंच है जहाँ पे आप आपकी आपकी सोच को आवाज़ ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है प्रोत्साहन। यहाँ तो चलो ठीक है, व हमारा मेन काम तो है नहीं रंगकर्म, हम तो जैसे कि हम रिहर्सल की बात करें तो हम रोज़ रिहर्सल नहीं करते, हम सैटरडे संडे रिहर्सल करते हैं। तो हमारा एक-एक नाटक 6-6 8-8 महीने में तैयार होता है, जो कि हमारे लिए ठीक है, ओके है, हम हर दूसरे दिन नहीं काम करते हैं। लेकिन जिनका मेन काम है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मैंने इन दिनों क्वारंटाइन में पिछले 2 महीने में जितने बेहतरीन नाटकों का प्रदर्शन देखा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं दिल्ली में थी तब भी इतना नहीं देखा था जितना आप देख पा रही हो। बहुत ही बेहतर, बहुत ही। अरविंद गौड़ भी इसी तरह से काम कर रहे हैं और काफी लगातार वो भी करते रहे हैं ना, उनको भी काफी अच्छा बहुत। रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, 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 जी। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या है कि लॉकडाउन ऐसा लगा हुआ है कि अभी अगर वो बाजार बाजार तो खुल रहा है, लेकिन चक्कर क्या है कि अभी थिएटर नहीं खोले हैं, पिक्चर हॉल नहीं खुल रहे हैं, गैदरिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हम लोगों के सामने, मतलब रंगकर्मियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे रंगकर्मियों को इस सिचुएशन को देखते हुए? अभी ऐसा है कि हमारा क्या है ना, हमारा देखिए मानव शरीर बना ही ऐसे, पेट सबसे नीचे, फिर दिल है और फिर ऊपर दिमाग है, तो बस अब दिमाग लगाकर इस चुनौती को भी हम पार कर जाएँगे। अच्छा, अभी तक आप अगर पीछे पन्ने पलटे तो देखेंगे समय-समय पर बड़ी अच्छी-अच्छी आपदाएँ आती रही हैं। अच्छी इसलिए कहूँगी कि हर आपदा से हमने कुछ न कुछ सीखा ही ज़रूर है और हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया है, फिर हम आगे बढ़े हैं। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा भी है कि जैसे अगर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक-एक करके आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे। अगले पन्ने पर जाने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। तो बस यही हमारी जो यात्रा है, समझिए एक और नई यात्रा शुरू हो गई है। तो मेरी सलाह यही है कि इस समय को भी पॉज़िटिवली लें। मैंने कुछ देखे ऐसे न्यूज़ जहाँ पे लोग बड़े डिप्रेस हो रहे हैं, तो जो दूसरे रंगकर्मी हैं ना, उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप प्लीज़ खुलकर सामने आएँ, आप बात करें, आपको क्या समस्या है, आप हमारे साथ साझा करें। हो सकता है हम कोई आपके साथ सॉल्यूशन बातचीत करके निकाल सकें। और मुझे लगता है कि अपने आप को इम्प्रूव करने का बड़ा अच्छा समय है। वो कई ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पा रहे थे, हम सीख सकते हैं इस दौरान। कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे फाइलें बनानी है, कैसे वीडियो अपलोड करने हैं, एक-दूसरे को सिखा सकते हैं। बहुत सारे जो थिएटर ग्रुप्स हैं, पूरे भारत में मैंने देखा है वर्चुअली डिस्कशंस चल रहे हैं, विचार-विमर्श हो रहे हैं। जैसा मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वैसे कई लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है और ये जीना जो सीख लिया है ना, ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, मुझे लगता है ये कोरोना जो है ना, ये एक अलग तरह की लड़ाई हमसे लड़वाने वाला है और हम भी लड़ लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अ सोशल डिस्टेंसिंग की जो चीज़ें आ गई ना, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में खलल डाल रही है। तो मुझे लगता है इससे भी हम लड़ना सीख लें, सँभल जाएँगे, इससे भी उबर जाएँगे। तो एक सवाल रंगकर्मियों के बीच में उठ रहा है और जी। एक दो डिस्कशन में मैं भी शामिल था। जी, जी। तो कि जब तक ये सब सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, हमें नाटक के डिफरेंट फॉर्म मतलब छोटे नाटक, कम कम कैरेक्टर वाले नाटक, जैसे कुछ फिल्म स्टारों ने भी किया, अपने अपने घरों में उसकी शूटिंग कर ली और उसको फिर बाद में ऐड करके उन्होंने रिलीज किया, जिसको डिजिटल थिएटर का नाम दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, मैंने क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल शुरू तो किया है, क्योंकि जब मार्च में ये चीज़ें आई थी, एकदम से घबराहट सी हो गई थी लोगों के बीच, है ना? तो ऐसे में
अगर आपके अंदर थिएटर का कीड़ा है तो आप चाहेंगे कि आप जुड़े रहें थिएटर के साथ। तो ये एक व्यवस्था अच्छी आ गई, क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल, थैंक्स टू अरविंद गौड़ जी, हमने भी शुरू किया, लोगों से कनेक्ट हुए। ये 2 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन लंबे समय में मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से डिजिटल हो जाना ये रंगमंच के लिए सही नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं। हम फ़िल्में तो देख ही रहे हैं ना, तो अगर इस तरह से देख फ़िल्म भी एक तरह से नाटक ही है, जो कि डिजिटल तरीके से हम देखते हैं, राइट? तो लेकिन रंगमंच का जो मज़ा है, वो रंगमंच पर ही आता है, जब तक ऑडियंस पीछे से थोड़ा बहुत हल्ला ना हो, तालियों की गड़गड़ाहट ना हो, पर्दा बंद होने के बाद फिर से पर्दा खुले, एक-एक करके सबके नाम पुकारे जाएँ, हम आएँ, कोई सज्जन जो है कार्यक्रम के बाद मंच पर आएँ, हमारी तारीफ़ों के पुल बाँधे। तो वो जो एक वो जो एहसास है ना, उसको ये डिजिटलाइज़ेशन जो है ना, ये नहीं कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाएगा। आप चाहे कितने कमेंट्स लिख लो फ़ेसबुक में, एक-दूसरे की वाह-वाही कर लो, कितना भी अच्छा बोलो, ये थोड़े समय के लिए ठीक है। लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि अ, थोड़ा-थोड़ा करके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब तक वो थिएटर खुलेंगे, जब तक ऑडिटोरियम में हम जाएँगे, अपने नाटकों को प्रदर्शित करेंगे, हम छोटे तौर पे शुरुआत कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 लोगों का नाटक, 3 कैरेक्टर के नाटक, संवाद स्थापित कर सकते हैं। दास्तान कोई भी तो होती है, 2 लोगों की होती है। वो हम कर सकते हैं, है ना? अलग-अलग हिस्सों में बैठ के ज़ूम या दूसरे ऐप्स के माध्यम से हम अपना जो अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो आप बरकरार रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े समय में ये चीज़ भी निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपको ठीक ही लगता है और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल अ, निकल जाएगा। अरे, हमारा ब्रेन सबसे ऊपर है, कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे, उसका भी तरीका निकाल ही हाँ, लेंगे। सोलो परफ़ॉर्मेंस लोग कर ही रहे हैं, छत से हो ही रहे हैं सोलो परफ़ॉर्मेंस, हम एन्जॉय कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लाइव कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता नहीं हाँ। ऐसी कोई समस्या है, वो क्या है कि अब आपदा आ गई है, तो अब इस काल में तो लग ही रहा है कि हम क्या करें? लेकिन ये भी निकल जाएगा धीरे-धीरे। चलिए ये काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बताइए कि पिछले 5 सालों से मंडी थिएटर आपका चल रहा जी। है ना? जी, जी। और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी। अगर मैं किसी एक आदमी को चुनूँ इसमें से जिसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, हुँ, हुँ। तो वो कौन है? अ, ये बड़ा बेईमानी हो जाएगा। एक नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अ अ, सोच एक की हो सकती है, लेकिन उस सोच को जब मूर्त रूप दिया गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। तो मैं इसका आंसर इस तरह से देना चाहूँगी कि पूरी की पूरी जो मंडी थिएटर की टीम और हमारे फैमिली मेंबर्स। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमारा पहला काम रंगकर्म तो है नहीं। तो अगर हम सैटरडे संडे का जो समय है वो हम रिहर्सल में देते हैं, तो ऑफ कोर्स हम अपना फैमिली टाइम दे रहे हैं। तो हमारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी सराहना के उतने ही हकदार हैं। और फिर तीसरे जो हकदार है वो हमारी ऑडियंस, जो हमें प्रोत्साहित करती रहती है कि हाँ, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया, अगली बार फिर से कब कर रहे हैं। तो हमारी बैटरी फिर से चार्ज होती है। तो ये जो क्रेडिट है ना, ये पूरे के पूरे मंडी परिवार को देना चाहूँगी। किसी एक की नहीं, ये सबकी मेहनत की बात है, सबकी। जैसे आपने कहा कि आप इंस्पायर हुई अरविंद गौड़ से। जी। तो मंडी थिएटर को किसने इंस्पायर किया? आपने? आह! आप मुझे बड़ी दुविधा में डाल रहे हैं। मैंने वही कहा कि मतलब सोच एक इंसान की हो सकती है, लेकिन उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए बहुत सारे लोगों की हाँ, ज़रूरत तो पड़ती सोच है। सोच जी। किसकी थी? अ, सोच तो ऑफ़ कोर्स मेरी ही थी, लेकिन जब ये अपने साथियों के साथ डिस्कस किया, तो व्हाट फिर नेचुरल, हाँ, जी, व्हाट जी, जी, नेचुरल। तो सबने बड़ा अच्छा किया और फिर इसके साथ हमारे जो उस समय के तात्कालिक कॉन्सल जनरल थे, आसिफ सईद, हुँ। अगर वो हमें कॉन्सुलेट में ना बुलाते, तो शायद हम बढ़ते तो आगे, लेकिन शायद रास्ता कुछ और होता। बट उनका प्रोत्साहन मिला, बस सफ़र शुरू हो गया। अलका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी अच्छी बातें करने का मौका आपने दिया मुझे और आपकी इतनी अच्छी बातें मतलब लोगों के सामने आई, मेरे सामने, मेरे दोस्तों के सामने।
हमारे एक मित्र हैं और बड़े भाई की तरह हैं, शिवमूर्ति जी। जी 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 हाँ। वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत प्रांजल भाषा में बहुत उत्साहवर्धक जानकारी दे रही हैं आप अलका जी। तो क्या है, जब बिहार यूपी की बात आती है ना, तो वो अपने आप ना बातें निकलने लगती हैं। मतलब अब आप ये देखिए कि यहाँ भी जब छठ पूजा होती है ना, तो आंखें भर आती है। मतलब इतना सा ठेकुए का टुकड़ा मिल जाए ना, तो लगे भगवान मिल गए, है ना। हमारे यहाँ खुद के यहाँ तो छठ होती नहीं थी, तो पिताजी करते थे प्रसाद उपवास। लेके जाते हाँ, हैं, हाँ। माता जी लेके। अरे हम लोग तो मतलब पूरा उत्सव बिहार में, तो अभी आप क्या बताएं कि जैसे छठ हो गई, उसके बाद दुर्गा पूजा आई, तो पूरी ना 1.5-2 महीने की ना मस्त छुट्टी चलती थी हमारी। बढ़िया। और नए कपड़े बनते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसा बहुत महान बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बट अच्छी खासी फैमिली है, बड़ी सपोर्टिव फैमिली थी। तो जब नए कपड़े बनते थे, तो हम यही सोचते थे कि हमें कौन सा छठ के दिन पहनना है, सुबह के अर्घ के समय पहनना है, शाम को। अच्छा, शाम को ज्यादा अच्छी रौनक रहती है, तो नए वाला कपड़ा शाम को पहना जाएगा। अच्छा, एक दुर्गा पूजा के लिए संभाल के रखना है एक जोड़ी। तो बस ये हमारी लाइफ रही है। तो बिहार की बात आती है तो बस ललक उठने लगती है। शिवमूर्ति जी से मुलाकात हुई थी मेरी, आई थिंक दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है वहाँ 3 साल पहले। कुच्ची का कानून, तब उनकी बुक आई थी, हमने खरीदी थी और उनसे सिग्नेचर लिया था। तो उनकी वो किताब हमने रखी हुई है बड़ी सहेज के। तो अरविंद गौड़ जी का एक कमेंट आ गया है, जी जी जी। आप दोनों को सलाम, शानदार बातचीत। अब बड़े ही मतलब उनसे जितनी भी मेरी बात हुई है ना, मतलब एक एक ना उनके अंदर एक फादर फिगर मुझे दिखता है। वो हो गए, राजेश जी हो गए। मतलब आपको अगर नाटक से रिलेटेड कोई बात करनी है, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं, इत्मीनान से बात कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बार-बार कह रही ना, सोच वाली बात है कि कुछ लोग होते हैं अपनी सोच अपने तक सीमित रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना अपनी जो कला है, जो विरासत है, उसको बाँटने में विश्वास रखते हैं। ये उन लोगों के नाम है जो बाँटने में विश्वास रखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू राजेश आपको जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश जी भी हमारे मित्र हैं और हम लोगों ने साथ ही शुरू किया था। हम लोगों ने जी, नुक्कड़ नाटक से अपना काम शुरू किया था। राजेश जी, जी आजकल हिंदुस्तान के लीडिंग जी, 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 ड्रामेटिस्ट हैं। वो नाटक बहुत अच्छे-अच्छे जी, नाटक लिख रहे हैं। जी, जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। हमारे दोस्तों और हमारे मित्रों और हमारे दर्शकों को भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक जी, यू वेरी मच। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद अरविंद जी।